हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है ग्रेड 7 की वाणी, जिसमें हम करेंगे आज चैप्टर नंबर 3, एकाग्रता का महत्व। एकाग्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन, उसका इम्पोर्टेंस आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारी सोच में सकारात्मकता का होना आवश्यक है। मतलब हमें पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। यह तभी संभव है जब हमारा चित्त एकाग्र हो, मतलब जब हमारा ध्यान जो है वो एक जगह कंसंट्रेट करे किसी एक काम पे, ये तभी पॉसिबल है। यह चित्त या मन की एकाग्रता ही है जो हमारे संपूर्ण शरीर को स्फूर्ति रूपी ऊर्जा से भर देती है। मतलब ये आपकी कंसंट्रेशन ही है जो आपके अंदर एक ऊर्जा भर देती है कि नहीं, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। सपोज़ करो आप एक स्टूडेंट हो और आपको क्या करना है, आपने एक गोल सेट किया है कि इस बार मुझे फुल मार्क्स गेन करने हैं सारे सब्जेक्ट्स में। सो आप क्या करोगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई होना चाहिए कि मेरा मतलब कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। आपने अपना जो सामने गोल रखा है उसको अचीव करने के लिए आप पूरी मेहनत के साथ उसमें जुट जाओ। ठीक है, आपके अंदर जो एक ताकत है ना, वो बहुत बड़ी ताकत है। हर इंसान को ऊपर वाले ने इतना ज़्यादा कामयाब बनाया, इतना ज़्यादा दिमाग वाला बनाया है कि अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करे तो वो बहुत आगे जा सकता है। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो टॉपर है हमारी क्लास का, ये तो कैसे भी करके टॉप ही करेगा, मैं तो उससे पीछे ही रहूँगी, है ना, ऐसा सोचते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है। वो टॉपर क्यों है, क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर पढ़ता है। जो इंसान रोज़ाना पढ़ाई करता है वो कभी भी पीछे नहीं रह सकता, और जो इंसान सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ेगा तो वो हमेशा पीछे रहेगा। चित्त की एकाग्रता का अर्थ है चित्त की चंचलता पर अंकुश रखना। चित्त की एकाग्रता, यहाँ पर क्या कहा गया है कि मतलब अगर आप अपने मन को शांत रख के कॉन्सेंट्रेट करोगे तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी चंचलता पर, जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो, आपका खेलने का दिल चाह रहा है, आपका टीवी देखने का दिल चाह रहा है, आपका गेम्स खेलने का दिल चाह रहा है मोबाइल पे, तो उस चीज़ को क्या कर रहे हो, आप नियंत्रण कर रहे हो। अगर आपने उन सब चीज़ों पे रोकथाम नहीं लगाई तो आप अपनी पढ़ाई में कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। कहा जाता है ना कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो जितने भी गैजेट्स हैं ना घर में, उनको एक साइड उठा के रख दो और उसके बाद पढ़ाई करो, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, गैजेट्स हमारे सामने होते हैं, हम तो मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, हम तो वीडियो देखकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ओनली एंड ओनली 1 to 2% ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रॉपर वे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। क्योंकि जैसे उनके पास कोई नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, इंस्टा पे मैसेज आता है, तो वो एकदम से वो खोल लेते हैं और उनकी जो वीडियो चल रही होती है ना पढ़ाई वाली, वो बंद हो जाती है। तो इसीलिए एकाग्रता, आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। व्यवहारिक बातों में भी चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। यह बात नहीं कि व्यवहार में इसके लिए अलग गुणों की ज़रूरत है। कैसा भी व्यवहार हो, उसकी सफलता और असफलता हमारी एकाग्रता पर अवलंबित है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब हमारा जो बिहेवियर है ना, हमारे बिहेवियर में भी ना कंसंट्रेशन दिखना चाहिए। कैसे कि भाई आपको इसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके अंदर कोई अलग से गुण नहीं होना चाहिए इसके लिए, नहीं। आपकी सफलता और असफलता आपके ऊपर निर्भर करती है कि आपकी कंसंट्रेशन कैसी है। आप जब पढ़ाई करने बैठते हो तो सिर्फ आप पढ़ाई करते हो, या फिर आपका जो मम्मी पापा बात कर रहे होते हैं उसमें भी ध्यान रहता है, या फिर आपको एकदम से स्कूल की बात याद आ जाती है कि मैंने तो ये बात तो मम्मी को बताई नहीं, आज मैम ने स्कूल में ये कराया था, आज मैम ने ये किया था, उस बच्चे ने मुझे धक्का दिया था। तो ये क्या चीज़ हैं, ये सारे आपके वो टूल्स हैं जो आपके कंसंट्रेशन को हटा रहे हैं, आपको पढ़ने से हटा रहे हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, आपको असफलता की ओर ले जा रहे हैं। तो इसीलिए आपकी सफलता और असफलता भी आपके एकाग्रता पर टिकी हुई है। व्यापार, अध्ययन, अध्यापन, राजनीति, कूटनीति, किसी को भी लें, इसमें जो कुछ सफलता मिलेगी वह चित्त की एकाग्रता के अनुसार ही मिलेगी। आप कोई भी चीज़ ले लें, आप बिज़नेस ले लें, आप पढ़ाई ले लें, आप पॉलिटिक्स ले लें, या फिर आप कोई भी एक ऐसी चाल, किसी के साथ कोई चाल चलना चाह रहे हैं, किसी का कुछ बुरा करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी कंसंट्रेशन ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हम किसी से छुपा के किसी को मैसेज करने वाले होते हैं, है ना, लेकिन जिससे छुपा रहे होते हैं ना, हम गलती से उसी को मैसेज कर देते हैं।
तो ये क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, अगर आपके साथ भी हुआ है तो मैसेज ज़रूर करके बताना। ऐसा कब होता है, जब हमारी कंसंट्रेशन जो है हमारे काम में नहीं है, ठीक है ना। तो सफलता कब मिलेगी, जब आपकी कंसंट्रेशन आपके काम में होगी, ठीक है। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि जब वह युद्ध की व्यवस्था को एक बार समुचित रूप से व्यवस्थित कर लेता था, तब उसके बाद समर भूमि के गणित के सिद्धांतों को हल किया करता था। डेरों तंबुओं पर गोले बरसते रहते और सैनिक मरते रहते, परंतु नेपोलियन का चित्त अपने गणित में ही लीन रहता। तो यहाँ पर नेपोलियन के बारे में बताया गया है कि जब वो युद्ध की व्यवस्था करता तो उसका दिमाग कहाँ रहता है, युद्ध के मैदान में, कि अब वो युद्ध के मैदान में है और वो क्या कर रहा होता, गणित के सिद्धांतों को हल किया करता था। मतलब उस टाइम पे वो ये ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे मैथ्स पढ़ रहा है युद्ध के मैदान में सोच के, नो, वो वहाँ पे ये देख रहा है कि अगर मैं, वो कहते हैं ना, एक कूटनीति बनाना, एक प्रॉपर नीति बनाना और उसके बाद युद्ध करना, तो वो चीज़ यहाँ पर नेपोलियन के बारे में बताई गई है, ठीक है। और मतलब यहाँ पर उसके जो सैनिक थे वो भी मरते रहते थे, सब कुछ होता रहता था, लेकिन वो अपने गणित में लीन रहता था। इसका मतलब क्या है कि उसको पता था कि ये चीज़ मैं विजयी करूँगा, ये जंग मैं विजयी करूँगा, क्योंकि उसने पूरी गणित कर रखी होती थी पहले से कि मैं यहाँ पे कुछ सैनिक रखूँगा, यहाँ पे कुछ सैनिक रखूँगा, ऐसे करके मैं क्या करूँगा, इस जंग को जीत लूँगा। मैं यह नहीं कहता कि नेपोलियन की एकाग्रता बहुत बड़ी थी, उससे भी ऊंचे दर्जे की एकाग्रता के उदाहरण दिए जा सकते हैं। खलीफा उमर के बारे में भी ऐसी ही बात कही जाती थी। तो क्या है ये, उन्होंने कहा है कि भाई नेपोलियन ही एक ऐसा नहीं है जिसके बारे में मैं कहूँगा कि उसकी कंसंट्रेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो खलीफा उमर थे उनके बारे में भी हम ऐसा कह सकते हैं। युद्ध के बीच में ही जब नमाज का समय हो जाता तो वे वहीं समर भूमि में एकाग्रचित होकर घुटने टेक कर नमाज पढ़ने लगते थे। इसका मतलब क्या है कि जब वहाँ पर नमाज का टाइम हो जाता था, ये उमर साहब के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या करते थे, वो सब कुछ भूलकर क्या करते थे, अपने मन को शांत करते थे और नमाज पढ़ने खड़े हो जाते थे। उनका चित्त इतना एकाग्र हो जाता था कि उन्हें ये होश भी न रहता था कि किसके आदमी मर रहे हैं, उसके या रिपू दल के। मतलब वो अपनी जो नमाज है वो उसमें इतने ज़्यादा लीन हो जाते थे कि उनको ये भी पता नहीं होता था कि जो सैनिक हैं वो किसके मर रहे हैं, उनके मर रहे हैं या दुश्मन के दल के मर रहे हैं। एक फ़कीर थे, एक बार उनके शरीर में तीर घुस गया। इससे उन्हें बड़ी वेदना हो रही थी, मतलब इससे उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, पीड़ा हो रही थी। लोग तीर निकालने की चेष्टा करते तो हाथ लगाते ही वेदना और बढ़ जाती थी। अब लोग चाहते थे कि भाई उस तीर को निकाल दे ताकि उनका दर्द कम हो जाए, लेकिन हाथ लगाते ही वो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता था। तीर निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। उस समय आज की तरह क्लोरोफॉर्म जैसी बेहोश करने की दवा भी नहीं थी। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कुछ लोग जो फ़कीर बाबा को जानते थे आगे आकर बोले, तीर अभी मत निकालो, ये जब नमाज पढ़ने बैठेंगे तब निकाल लेंगे। ऐसा ही हुआ। नमाज के समय फ़कीर का चित्त इतना एकाग्र हो गया कि तीर कब निकाल लिया गया उन्हें पता भी ना चला। इसे कहते हैं एकाग्रता। मतलब या तो वो जब करहा रहे थे, तकलीफ़ में थे, तीर लगा हुआ था और कोई उनके निकालना चाह रहा था, तो वो और ज़्यादा उनकी जो तकलीफ़ थी, उनका जो दर्द था वो बढ़ जाता था। लेकिन किसी ने क्या सलाह दी कि जब वो नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज जब पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम उनका तीर निकालेंगे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब वो नमाज़ पढ़ते थे तो वो पूरी तरीके से लीन हो जाते थे, उसमें उनको दुनिया का कोई होश नहीं रहता था। उनकी जो कंसंट्रेशन थी वो बिल्कुल इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि उनको आसपास क्या हो रहा है कुछ भी होश नहीं रहता था। और हुआ भी ऐसा ही, तीर निकाल लिया गया, उनको पता भी नहीं चला। चित्त की एकाग्रता के बिना सफलता मिलना कठिन है। यदि चित्त एकाग्र रहेगा तो फिर सामर्थ्य की कभी कमी नहीं पड़ेगी। मतलब अगर हम अपने दिमाग को एक ट्रेन कर लें कि भाई मुझे ये काम इतने अच्छे कंसंट्रेशन के साथ करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करना है। सपोज करो आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है, तो व्हाट यू नीड टू डू, आप 25 मिनट्स रूल अपनाओ कि 25 मिनट में मुझे एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और कितनी चीज़ मुझे कंप्लीट करनी है, कितना पार्ट मुझे कंप्लीट करना है। इस चीज़ को क्या करो, आप कंसंट्रेशन के साथ वो 25 मिनट्स पढ़ो। आप खुद देखोगे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस। और ये काम सिर्फ आप एक हफ्ते करके देखो, एक हफ्ते में ही आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। और अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी क्षमता को कभी भी कोई नहीं रोक सकता, आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। 60 वर्ष के बूढ़े होने पर भी किसी नौजवान की तरह आप में उत्साह और सामर्थ्य दिखाई पड़ेगा। होना यह चाहिए कि मनुष्य ज्यों ज्यों बुढ़ापे की तरफ बढ़े
त्यों त्यों उसका मन अधिक मजबूत हो जाना चाहिए। मतलब जैसे जैसे उसका बुढ़ापा आ रहा है वैसे वैसे उसका मन क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। फल को ही देखिए, पहले वह कच्चा होता है, फिर पकता है, फिर गलता है, सड़ता है और मिट जाता है, परंतु उसके अंदर का बीज उत्तरोत्तर कड़ा होता जाता है। मतलब क्या होता है, वो लगातार टाइट होता जाता है उसके अंदर का जो बीज है। इसी प्रकार मनुष्य का यह बाहरी शरीर सड़ जाएगा, गिर जाएगा, परंतु बाहरी शरीर फल का सार सर्वस्व नहीं है। सार सर्वस्व का मतलब जो कुछ आप अपना हो वह सब, मतलब वो सभी कुछ उसका नहीं है। उसका सार सर्वस्व उसकी आत्मा तो बीज है। यही बात शरीर का है। शरीर भले ही बूढ़ा होता चला जाए परंतु स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही रहनी चाहिए। कहते हैं ना, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि हम तीर्थ यात्रा पे तब जाएंगे जब हम अपने सारे बच्चों की शादी कर देंगे, सारे चीज़ों से हम वो कर लेंगे, फारिग हो जाएंगे कि बच्चों की शादियां कर देंगे, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, अपने बहुए ले आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, ये हमारी सोच है ना। हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं हम सोच रहे हैं कि हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बढ़ जाएगी, कि उस टाइम पे हमारे ऊपर ना टेंशन नहीं होती कि मुझे उठ के इसको स्कूल भी भेजना है। आप आज के टाइम में देखो, मम्मा को टेंशन होती है बच्चों की यूनिफॉर्म की, सुबह में स्कूल में टिफ़िन में क्या देना है, उस बच्चे का पूरा बैग लगा हुआ है या नहीं है, बच्चे ने सारा होमवर्क किया है या नहीं है। तो ये सारे काम किसको होते हैं, मम्मा के होते हैं, क्योंकि बच्चों को तो टेंशन ही नहीं है, तो मम्मा सो ही नहीं पाती हैं, है ना। तो इसीलिए उनकी जो कंसंट्रेशन, आपने देखा होगा कई बार ना मम्मा काम कुछ कर रही होती हैं और करने कुछ जा रही होती हैं, कर कुछ देती हैं और कहती हैं अरे मैं तो भूल गई, मुझे तो ये लेकर आना था। होता है ना आपके साथ भी। तो ये क्या है, आपकी जो याद रखने की जो क्षमता है ना, वो उस टाइम पे बट रही है आपकी, जब आपको घर के काम भी करने हैं, बच्चों को खाना भी खिलाना है, बच्चे को स्कूल का भी पढ़ाना है, बच्चे की यूनिफॉर्म भी देखनी है, सुबह में क्या देना है ये भी देखना है। तो इसका मतलब मम्मा का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना वो चारों तरफ बट गया। लेकिन जब वो बूढ़ी हो जाएंगी और आपके शादी से सबसे फारिग हो जाएंगी, सब कुछ कर लेंगी वो, उसके बाद वो कहेंगी मुझे अब तीर्थ यात्रा पर ले जाओ, अब मैं भगवान का स्मरण करूँगी, है ना। क्योंकि उनकी जो स्मरण शक्ति है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारा जो ज्ञान, विद्या या स्मृति है वह तुम्हारा बीज है। शरीर बूढ़ा होने से ज्यों ज्यों ढीला पड़ता जाए त्यों त्यों आत्मा बलवान होती जानी चाहिए। इसके लिए एकाग्रता ही आवश्यक है। तो यहाँ पर इन्होंने शरीर का एग्जाम्पल क्यों दिया है, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है जो उसकी स्मरण शक्ति है वो और ज़्यादा बढ़ती रहनी चाहिए। इससे क्या होता है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, और वो ही इसीलिए तो कहते हैं 60 की एज में जब जाते हैं ना हम तीर्थ यात्रा पर, तो हमारी जो कंसंट्रेशन होती है ना बस भगवान में होती है ना। हम सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे होते। रीज़न यही होता है क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सिर्फ एक जगह पे है, अब चारों तरफ बटी हुई नहीं है। एकाग्रता तो चाहिए, लेकिन वह कैसी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। उत्तर यही है कि आत्मा में मन को स्थिर करके यह संभव है, ना किंचित भी चिंतयेन, अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन ना करो। परंतु यह सधे कैसे, मन को बिल्कुल शांत करना बड़े महत्व की बात है। विचारों के चक्र को रोके बिना एकाग्रता होगी कैसे। अब खुद सोचो, आप स्कूल का पढ़ने बैठे, स्कूल का पढ़ते ही ना आपके दिमाग में चलने लगते हैं गाने, आपके चलने लगते हैं सीरियल, है ना, या फिर आपके मुझे एकदम तो सबको फ्रेंड्स याद आ जाते हैं उस टाइम पे। मुझे उसको ये कॉल करके ये पूछना था, एक क्वेश्चन पढ़ा नहीं याद आ गया, अरे उससे ये पूछ लेती हूँ, इससे ये पूछ लेता हूँ, है ना। तो ये क्या है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल जो है वो ज़ीरो हो रही है, आप बिल्कुल पढ़ाई से हट रहे हो। विचारों के चक्र को रोके बिना एकाग्रता होगी कैसे। बाहरी चक्र तो किसी तरह रोक भी लिया जाए, परंतु अंदरूनी चक्र तो चलता ही रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग में रेगुलर ख्यालात आते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, और इसी वजह से हमारी कंसंट्रेशन जो है वो डाउन होती चली जाती है। चित्त की एकाग्रता के लिए ये बाहरी साधन हम जैसे जैसे काम में लाते हैं वैसे वैसे अंदर का चक्र अधिक वेग से चलने लगता है, मतलब अधिक तेज़ी से चलने लगेगा अगर हम बाहरी साधन को क्या करेंगे। जैसे कि आपने मोबाइल, जैसे आपके आप पढ़ाई कर रहे थे, एकदम ध्यान आया कि चलो ठीक है ये वाली चीज़ ना मैं फिज़िक्स वाला पे जाके देख लेता हूँ, है ना, या फिर यूट्यूब पे जाके इस वाले चैनल से देख लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से वो चैनल खोलोगे, उस वीडियो को ढूंढोगे, आपने इसी सब में क्या कर दिया 15 मिनट लगा दिया। अब 15 मिनट आपके क्या हो गए, वेस्ट, ना वो वापस आ सकते, है ना, और आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी ज़ीरो हो चुका है। क्यों, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आपका ध्यान कहाँ है, सिर्फ मोबाइल में। इतने में नोटिफिकेशन आ जाते हैं इंस्टा से कि आपको किसी ने मैसेज किया, आप उसको खोल लेते हो, फिर आप वीडियोज़ स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हो, फिर आप यूट्यूब की शॉर्ट्स देखने स्टार्ट कर देते हो। तो आपने क्या किया, आपने बाहरी साधनों के चक्कर में जो आपके दिमाग में चल रहा था ना कि ये ऐसे कर लूँ ऐसा कर लूँ, वो बाहरी साधन जो थे ना, ये जो मोबाइल है ये बाहरी साधन है, इसने क्या किया,
आपको इतना उलझा के रख दिया कि अब आप अपनी कंसंट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका पढ़ाई में दिल ही नहीं लगेगा, आप चाहोगे भी तो भी नहीं पढ़ोगे और आप कहोगे कल कर लूँगा। दैट इज़ नोन एज प्रोक्रास्टिनेशन। हम क्या कर रहे हैं, अपने काम को कल पर डाल रहे हैं। इसीलिए कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका मतलब ये है कि आपको जो काम कल करना है उसको भी आज कर डालो, कल किसने देखी है। आप आसन जमाकर तनकर बैठ जाइए और आंखें स्थिर कर लीजिए, परंतु इतने से मन एकाग्र नहीं हो पाता। मुख्य बात यह है कि मन के चक्र को चलने से बंद करना ही साधना है। अब क्या करना है, आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, और जब आप उसको कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, फिर आप अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। बाहर का यह अपरपार संसार जो हमारे मन से भरा रहता है, उसको बंद किए बिना एकाग्रता को साधना कठिन है। अपनी आत्मा की अपार ज्ञान शक्ति हम भारी दुनिया की क्षुद्र वस्तुओं में खर्च कर डालते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि बाहर का ये जो सीमा है, ये जो संसार है ना, तो इसको क्या करना है, ये इससे ही हमारा मन भरा हुआ है। मतलब इस टाइम पे मेरा कौन सा सीरियल आ रहा होगा, अरे मैंने वो सॉन्ग तो देखा ही नहीं है, अरे कल तो मुझे इस एक्टिविटी के लिए ये चीज़ लेके जानी है। आप पढ़ाई करने बैठे हो, ये सब सोचने के लिए बैठे हो, मतलब आपकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, ज़ीरो, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है, बाहरी चीज़ों में। ठीक है ना, तो आप कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकते पढ़ाई में, है ना। आत्मा की अपार ज्ञान शक्ति हम बाहरी दुनिया की क्षुद्र वस्तुओं में, जो छोटी छोटी ओछी ओछी वस्तुएं हैं ना, उसमें खर्च डालते हैं। मतलब हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ खर्च कर दी, सीरियल में। कल एक्टिविटी में क्या होगा, मैंने उसके साथ आज लड़ाई की थी, अब पता नहीं वो मुझसे कल बात करेगा या नहीं करेगा, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार दूसरों को ना लूटते हुए स्वयं अपने प्रयत्न से धनी बनने वाला व्यक्ति आवश्यकता के बिना खर्च नहीं करता, उसी प्रकार हमें भी अपनी आत्मा की ज्ञान शक्ति क्षुद्र बातों के चिंतन में खर्च नहीं करनी चाहिए। अब देखो, अभी तो आपके मम्मी पापा कमाते हैं, तो आप क्या कहते हो, मम्मा मुझे ये भी गेम चाहिए, ये वाला गेम भी चाहिए, मुझे ये वाली नोटबुक चाहिए, ये बुक भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। आपके बहुत सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, लेकिन जिस दिन आप खुद से कमाना शुरू कर दोगे, उस दिन आप क्या करोगे, पैसा बचाओगे, आप पैसा खर्च नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो आपने खुद से कमाया है, आपको पता है कितनी मेहनत लगी है उस पैसे में। तो यही बात है कि जिस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, अपने कमाए हुए पैसे को बचाकर चलते हैं, उसको खर्च नहीं करते, जहाँ पर बिना आवश्यकता हम क्या करते हैं, उसको खर्च नहीं करते हैं, उसी प्रकार ये जो बाहर के संसाधन हैं उससे हमें बचना चाहिए और अपनी कंसंट्रेशन को खर्च नहीं करना चाहिए। यह ज्ञान शक्ति हमारी अमूल्य थाती है, परंतु हम उसे स्थूल विषयों में खर्च कर डालते हैं। अब ये जो है, ये हमारी एक ऐसी धरोहर है जिसको हम खर्च कर देते हैं, और इस धरोहर के बारे में कोई भी बात नहीं करता। धरोहर मतलब एक गिफ्ट, ऐसा गिफ्ट जो कोई नहीं दे सकता। कंसंट्रेशन कोई आपको ज़िंदगी में नहीं दे सकता, आप खरीद नहीं सकते कहीं से भी, वो आपके अंदर है। इसलिए परंतु हम उसे स्थूल विषयों में खर्च कर डालते हैं, मतलब बेकार की चीज़ों में उसे खर्च कर डालते हैं। यह साग अच्छा नहीं बना, इसमें नमक कम पड़ा, अरे भाई नमक कितना कम पड़ा, तनिक सा ही कम पड़ा ना। इस महान विचार में ही हमारा सारा ज्ञान खर्च हो जाता है। जो ज्ञान हमें परमेश्वर की प्राप्ति करा सकता है, उसे हम साग सब्जी के जायके की चर्चा में खो देते हैं। यही हो गई ना बात, मम्मा कल खाने में मुझे ये चाहिए और मुझे ये भी चाहिए और मुझे पैसे भी देना, मैं कैंटीन से भी लेके खाऊंगा। तो ये क्या है, आपने कहाँ लगाया दिमाग, पढ़ाई के टाइम पे सारा दिमाग खाने पे लग गया। चित्त की एकाग्रता के लिए इस भांति बैठिए, इस प्रकार आंखें स्थिर रखिए, इस तरह आसन जमाइए, आदि सूचनाओं से लाभ तो होगा, पर उससे पहले ज़रूरी है कि चित्त की एकाग्रता के लिए हम गंभीर हों, मतलब हम उसके लिए सीरियस हों। मनुष्य के चित्त में पहले यह जम जाए कि चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, फिर तो मनुष्य स्वयं ही उसकी साधना का मार्ग ढूंढ निकालेगा। अगर इंसान को ये पता चल जाए कि जो उसकी कंसंट्रेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो दुनिया को हिला के रख सकती है, तो वो इस चीज़ को अगर ये समझ जाए ना, तो फिर सोचिए आप क्या कर सकते हो। हर इंसान को ऊपर वाले ने एक सा बनाया है,
ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बहुत कम इंटेलिजेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ब्रेन है ना, एक तरह से नाइफ की तरह काम करता है। जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ये शार्प होता चला जाएगा, जितना कम आप इसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा ये ब्लंट हो जाएगा। तो इसीलिए कंसंट्रेशन के साथ अगर आप कोई पढ़ाई करोगे तो आप 110% उसमें सफल रहोगे। और अगर आप चाहते हो कि आप सफलता प्राप्त करो तो उसके लिए भले ही आप 10 मिनट पढ़ो, लेकिन इतनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो कि आपके आसपास भी कोई कुछ काम कर रहा हो ना, आपको उसका भी अता पता ना रहे। ठीक है, इसको कहते हैं एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।